G20 समिट, इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस। और आपको पता है क्या, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा G20 समिट में क्या क्या मेजर डिसीजंस लिए गए थे और किन किन कंपनीज का इस समिट से बहुत फायदा हो सकता है। G20 समिट इंडिया के लिए इतना प्राउड मूवमेंट है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। एक सेकेंड, इंडिया नहीं, भारत। India's G20 or G20. The G20 summit has concluded. India has achieved whatever it set out to do. big comment has come from the United States of America calling G20 Delhi Declaration a success. The Russian president has called India's G20 a success. हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। UAE's ambassador to India has now come out and lauded the kind of efforts that were made over the last 2 days and by India as the chair over the last 1 year. Listen. This is a big deal. This is a real big deal. I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. We commit to invest alongside with you on this road, and this is a very important project from Asia. गोयला का ना हमेशा से एक सपना था कि भारत बने दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इस समिट के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हम उस सपने के और भी ज्यादा पास होके जा रहे हैं। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना कि G20 में क्या क्या मेजर डिसीजंस लिए गए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डिसीजन से कि अब G20 एग्जिस्ट नहीं करता, अब है G21। G20 में 19 कंट्रीज है प्लस यूरोपियन यूनियन। अब जो समिट हमारे देश में हुआ उसके इनॉग्रल सेशन में ही इस G20 में अफ्रीका यूनियन को भी ऐड कर दिया है और उनको फुल मेंबरशिप दे दी गई है और इसलिए अब ये बन गया है G21। और ये एक बहुत ज्यादा मेजर स्टेप है बिकॉज अफ्रीकन यूनियन 55 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं स्टेटिस्टिक्स की बात करूं तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया है वो अफ्रीका है। वर्ल्ड में अफ्रीका ने कार्बन डिस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा कम पार्टिसिपेट किया है, बट कार्बन से जो इफेक्टेड है ना, अफ्रीका इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीज। और रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की बात करें, अफ्रीका इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है बिकॉज 60% ऑफ द मिनरल्स जो हमें रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए ना, वो अफ्रीका में है। और आपको होता है हमें क्यों प्राउड होना चाहिए? बिकॉज अफ्रीकन यूनियन ने नरेंद्र मोदी को रीच आउट किया था दैट दे वांट द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ G20। नरेंद्र मोदी ने जून में हर एक G20 लीडर को चिट्ठी लिखी कि क्यों हमें अफ्रीकन यूनियन को फुल मेंबरशिप देनी चाहिए। एंड गेस व्हाट, नाउ अफ्रीकन यूनियन हैज अ फुल मेंबरशिप। आप इसको देखो लॉन्ग टर्म में ये भारत के लिए कितना पावरफुल, बिकॉज जो भारत एज अ कंट्री आगे बढ़ रहा है ना, वो है जो अंडर डेवलप्ड देशों की हेल्प कर रहा है। टर्की में क्राइसिस हुई, सबसे पहले भारत ने एड भेजा, जबकि टर्की कभी भी भारत को सपोर्ट नहीं करता था इन द कश्मीर इशू। लोगों को लगता है कि क्या फायदा इसका, क्या फायदा नहीं है, बट अंडरस्टैंड दिस, यूएस नंबर 1 इकोनॉमी क्यों बना? बिकॉज की जियो पोलिटिकल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बिकॉज उसने कंट्रीज को अपने साथ जोड़ा। वेल गेस व्हाट, भारत भी वो ही कर रहा है। दिस शोज हमारी इकोनॉमी का फ्यूचर किस लेवल पर है। आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले Before talking any further, I would request the African Union head to take its seat as a permanent G20 member. अपना स्थान ग्रहण करने के लिए Comprised of 19 nations and the EU, Africa had only been marginally represented within the G20 through South Africa's seat and AU permanent guestship. दूसरा पॉइंट आता है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सबके सामने इतनी मेजर रिकग्निशन मिली है एंड ओनली थैंक्स टू द G20 समिट। अब ये अलायंस चाहता क्या है? ये एक बेसिकली प्रोग्राम है जहां पे इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस और G20 समिट के सारे मेंबर्स को इंकरेज किया जाता है कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं, कार्बन फुटप्रिंट कम करें। और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में टारगेट करता है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सबको इनवाइट किया कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को ज्वाइन करे और टारगेट बनाए कि पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल को ब्लेंड किया जाए सो दैट पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए। बट उसके पहले आपको समझना बड़ा जरूरी है कि एथेनॉल होता क्या है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको कवर किया था, तो ये पार्ट मैं आपके लिए डाल रहा हूं।
अब एथेनॉल ना एक टाइप का बायोफ्यूल है, तो ऑफ कोर्स डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है, रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा है, कंट्रीज अपना कार्बन फुटप्रिंट कम चल रही है, तो बायोफ्यूल तो चाहिए चाहिए। एथेनॉल बनाया कैसे जाता है? जो प्लांट्स और क्रॉप्स होती हैं जो जनरली बल्क में पड़ी जाती है, फार्मर या तो जला देते हैं या गाड़ देते हैं या डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, उनको फीड स्टॉक बोला जाता है, उसको ग्राइंड किया जाता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, और जब वो रिफाइन होती है ना वो ब्रेक डाउन कर जाती है शुगर में, स्टार्च में, सेल्यूलोज में। जब वो ब्रेक डाउन कर जाती है उसके बाद एक पूरा फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जिससे एथेनॉल डिराइव होता है, और यही एथेनॉल कहां यूज करते हैं? क्रूड ऑयल में यूज करते हैं, गाड़ियों में यूज करते हैं, सो दैट कंट्रीज की क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी कम हो जाए। अब अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, पूरी वर्ल्ड को बायोफ्यूल का प्रोडक्शन है ना उसको ट्रिपल करना पड़ेगा बाय 2030, तब जाके पूरी दुनिया 2050 तक जीरो एमिशन तक पहुंचेगी। अब ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है, इसमें कोई भी डिनाइबिलिटी नहीं है, बट कंट्रीज ने उसके लिए कमिट किया है। Well, in a landmark move, Biofuel Global Alliance, that's the alliance which has been formed. It has 19 countries and many more organizations involved. And essentially, what does it mean? It means a coming together of international organization, 19 of those countries, of course, including India, because a lead has been taken by India to form up a formidable alliance of biofuel. Remember, one of the biggest concerns, especially in the backdrop of what happened in Russia and Ukraine, was an oil crisis, also an energy crisis. The Prime Minister has been very much strongly feeling about the entire climate change issue. He feels that fuel should be eco-friendly. There should be something called green fuel and increasing use of biofuel. इंडिया की बात करता हूँ। इंडिया का टारगेट है कि बाय 2070 हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब इंडिया कोई कार्बन फुटप्रिंट दुनिया में रिलीज नहीं करेगा। बट अगेन हमारे लिए भी ये काफी ज्यादा एम्बिशियस टारगेट है। अब अगर सरकार की बात करें तो 2022 तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही थी। टारगेट हमारा पहले ये था कि बाय 2030 हम 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर लेंगे, बट गवर्नमेंट ने अपने आप को रीकमिट किया और ये बोला है कि बाय 2025 या 26 हम पेट्रोल की एथेनॉल के साथ 20% ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देंगे। और एथेनॉल का नाम लेते ना मेरे दिमाग में सिर्फ एक स्टॉक का नाम आता है, एक कंपनी का नाम आता है, वो है प्राज इंडस्ट्रीज। इस कंपनी को ना एक मैंने पूरी वीडियो बनाई थी ऑफ हिडन मोनोपोलीज, उसमें कवर भी किया था, और इस वीडियो के बाद मैं आपको बहुत रेकमेंड करूंगा प्राज इंडस्ट्रीज को एक बार आप कंसिडर जरूर करना। दिस कैन बी वर्थ योर टाइम। तो सारे देशों ने यार देखो इस पे कंसेंसस लिया है, बट 3 देश है जो इससे एग्री नहीं किया। सबसे पहले चाइना, वो एग्री नहीं किया। उसके बाद रशिया एंड सऊदी अरेबिया, विच मेक सेंस। रशिया सऊदी अरेबिया ऑयल का काम है, अगर ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी उन देशों के इंटरेस्ट में नहीं है वो, तो वो इसके साथ नहीं है। बट इट डजंट मैटर बिकॉज 19 कंट्रीज, 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सब ने इससे एग्री कर लिया है। और इससे जो 2 सेक्टर्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इन द कमिंग डेकेड, सबसे पहला शुगर इंडस्ट्री, उसके बाद आता है एथेनॉल इंडस्ट्री। मैं आपको दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ कि भारत उस लेवल पे है कि हम नंबर 1 इकोनॉमी जाने वाले हैं, और वो तो मैं जो आपको बताता रहूंगा आपको खुद ही समझ आता रहेगा। इसका पूरा बेनिफिट आप कैसे उठाओगे? अगर आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करोगे, यू पार्टिसिपेट इन योर इकोनॉमीज ग्रोथ। इस देश में आने वाले सालों में अगर आप करोड़पति नहीं बनते ना दोस्त, I'll be honest with you, इसमें किसी गलती नहीं होगी, ना आपके माँ बाप की, ना आपके पति की, ना आपके पत्नी की, ना आपके भाई की, ना आपकी बहन की, ना आपके दोस्तों की, ना टीचर्स की, किसी की गलती नहीं होगी। इसमें सिर्फ एक आदमी की गलती होगी, एंड अनफॉर्चुनेटली वो है आप खुद। भारत जिस सिचुएशन में है, ये बहुत जरूरी है दोस्त कि आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करें और उसका फुल बेनिफिट उठाएं। और अगर आप उनमें से हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं बट शुरू ही नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें, स्टॉक मार्केट्स का बेसिक क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू करें, SIP क्या होता है, SIP कहां शुरू करनी चाहिए, वेल गोयला की एक पूरी मास्टर क्लास है जहां मैं आपको स्टॉक मार्केट समझाता हूं इतने बेसिक से कि एक 8 साल का बच्चा भी समझ जाए स्टॉक मार्केट क्या होता है। लोगों ने उसको बहुत ब्यूटीफुली रेट किया है। अगर आपको इंटरेस्ट हो ना, आप उस मास्टर क्लास में जरूर आना, सो दैट आई कैन मेक श्योर कि आप स्टॉक मार्केट से अपनी जर्नी अभी के अभी शुरू कर दो। थर्ड पॉइंट आता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो पूरा कॉरिडोर बनेगा ना, ये इंडिया को, UAE को, सऊदी अरेबिया को, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, US, इन सबको कनेक्ट करेगा। नरेंद्र मोदी बोलते हैं टुडे we all have reached an important historic partnership. In the coming times, it will be a major medium of economic integration between India, West Asia and Europe. Joe Biden, the president of USA, वो ये बोलते हैं ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, it is a very big deal.
और आने वाले सालों में ये इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में हम बहुत सुनने वाले हैं बिकॉज इट इज गोइंग टू क्रिएट अ मैसिव इम्पैक्ट। This is a big deal. This is a real big deal. I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. अभी जो पूरा कॉरिडोर बन रहा है, जैसे आपको मैप में दिख रहा होगा, इसके दो पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है ईस्टर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर क्या करेगा, वो इंडिया को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट करेगा। और सेकंड पार्ट आता है नॉर्दर्न कॉरिडोर। ये कॉरिडोर अरेबियन गल्फ को यूरोप से कनेक्ट करेगा। और इसको एक बार दोबारा देखिए, इसमें शिप ट्रांजिट होगा, फिर रेल ट्रांजिट होगा, रोड ट्रांजिट होगा। इन सारे मीडियम्स को ये यूज करके एक वर्ल्ड क्लास कॉरिडोर बना जाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड कि जो रेलवे ट्रैक लेड होंगे ना, उस ट्रैक के साथ एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी केबल जाएगी, एक हाई स्पीड डेटा केबल जाएगी और हाइड्रोजन पाइपलाइन जाएगी। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर इतना मेजर एसेट होने वाला है बिकॉज ये इन सारे देशों को कनेक्ट कर देगा। कितना इजी कर देगा ट्रेड, कितना इजी कर देगा मूवमेंट, सप्लाई चेन्स को बूस्ट करेगा। ये ट्रेड को बहुत मेजरली बूस्ट करने वाला है। एनेबल ग्रेटर एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंट एंड सोशल एंड गवर्नेंस कॉन्सिक्वेंसेस, इन सब का बेनिफिट होगा। प्लस ये ग्रीन हाउस एमिशंस कम करेगा, उसके ऊपर ये जॉब्स क्रिएट करेगा। ये पूरे ट्रांजिट को एकदम एफिशिएंट बना देगा, जिससे कॉस्ट भी बहुत बचेगी और टाइम भी बहुत बचेगा। और इसके आने वाला एक डिटेल्ड एक्शन प्लान होगा जो अभी तो नहीं आया है बट आने वाले 2 महीनों में आएगा। और अब ये सोच रहे हो ना कि गोयला यार ये तो रेलवे सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वेल आप सही सोच रहे हो। सिर्फ इस न्यूज के चक्कर में IRFC 10% से बढ़ गया, रेल विकास 16% से बढ़ गया और आयरकॉन 19.98% से बढ़ गया। अब इसमें ना एक और इंटरेस्टिंग चीज है, चाइना का एक जो बहुत मैसिव प्रोजेक्ट चल रहा है वो है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस मैप में जैसे आप देख सकते हो, चाइना को ये हर जगह से कनेक्ट करता है सो दैट चाइना का इकोनॉमिकली बेटर हो, चाइना का ट्रेड बेटर हो। वेल जो इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी ज्यादा एम्बिशियस है। एंड गेस व्हाट, जियोपॉलिटिकली ना वो इंडिया को और स्ट्रॉन्ग करता है विज़ चाइना। फोर्थ पॉइंट आता है जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है ना सर, उसको ट्रिपल करना पड़ेगा। अब जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ना, ये वो चीज नहीं बची है जो स्कूल के बच्चे चैप्टर्स में पढ़ते हैं और टीचर्स बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसा कुछ होता है और घर जाके किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग का टाइम ही गया। अगर आप साइंटिस्ट की मानोगे ना, ग्लोबल वार्मिंग इज टेक्निकली ओवर। अब जो वर्ल्ड वाइड फेज है ना, वो ग्लोबल बॉइलिंग का है। जुलाई 2023 वाज द हॉटेस्ट ईयर इन ह्यूमन हिस्ट्री। और वर्ल्ड वाइड जो भी कंट्रीज है ना, इन्होंने रियलाइज किया है कि देखो उनको रिन्यूएबल एनर्जी तरफ जाना पड़ेगा, उनको ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वर्ल्ड वाइड 80% कार्बन एमिशन आपको पता है कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ G20 के मेंबर्स। अब इस समिट में लीडर्स एक साथ कंसेंसस पे नहीं आ पाए, मेजॉरिटी नहीं बन पाई कि फॉसिल फ्यूल्स के यूजेज हल्के हल्के फेज आउट होगा। उस पे तो देखो कंसेंसस नहीं मिला, जबकि यूएन रिपोर्ट आई थी। बट पहली बार G20 ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, हमें रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को, वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को हमें ट्रिपल करना पड़ेगा और कोल यूजेज कम होना पड़ेगा। तो इसको तो G20 मेंबर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 7 साल के अंदर ट्रिपल कर देना ना, एम्बिशियस बोलना भी अंडरस्टेटमेंट है। मतलब इट इज अ एक्सट्रीमली एम्बिशियस टास्क। ये आपको दिख रहा है रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन। अब इसमें जो आप सोच रहे हो ना, वही प्रॉब्लम है फाइनेंसिंग। एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के टारगेट्स अचीव करने हैं तो हर साल पूरी दुनिया को कितने पैसे चाहिए होंगे? $5.3 ट्रिलियन एवरी सिंगल ईयर। और ये सिर्फ 2030 तक नहीं चाहिए होगा, ये चाहिए होगा टिल 2050। तभी जाके जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, वो शायद कंट्रोल में आ जाए। तो हाँ, डेफिनेटली हमें नहीं, पूरी दुनिया को एक कॉस्ट इफेक्टिव वे चाहिए कि लॉन्ग टर्म में हम रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को फाइनेंस कर पाए। जैसे कि एग्जांपल है, ब्रिटेन ने $2 बिलियन का ग्रीन क्लाइमेट फंड रखा है। तो इस फंड में क्या है, बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो इनके पास खुद इतनी पावर नहीं है कि वो अपने देश में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी सेटअप की जाए, इस फंड से उनको एड दिया जाएगा और उनको हेल्प किया जाएगा उनकी कंट्री भी रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा रेवोल्यूशन हो रहा है ना, उसमें पार्टिसिपेट करे। और अगर आप सोच रहे हो कि गोयला रिन्यूएबल एनर्जी तो भाई सेक्टर पागल की तरह भागने वाला है, वेल आप एकदम सही सोच रहे हो। 5th पॉइंट आता है ऑफ दिल्ली डिक्लेरेशन। सुनने में अच्छा लग रहा है ना, दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन में 83 पैरास है और इसको 100% कंसेंसस मिला है। सबने इसको हाँ बोला है, इंक्लूडिंग चाइना एंड रशिया। अब इस डिक्लेरेशन के मैं आपको मेजर पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहले, ऑल स्टेट्स मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स टू सीक टेरिटोरियल एक्विजिशन अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। सिंपल है, कोई किसी क्रॉस बॉर्डर्स नहीं जाएगा,
सेकंड डिक्लेरेशन ये आता है कि टेररिज्म को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, चाहे टेररिज्म की चाहे कुछ भी मोटिवेशन हो। टेररिज्म इज द मोस्ट सीरियस थ्रेट। तीसरी डिक्लेरेशन है कि जो वनरेबल कंट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा कि सबकी अच्छी ग्रोथ हो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। फोर्थ डिक्लेरेशन है कि सारे मेंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस करने वाले हैं ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इसको एक्सीलरेटेड तरीके से, प्रायोरिटी तरीके से सब आगे लेंगे। फिफ्थ पॉइंट है कि सारे के सारे G20 मेंबर्स एक फेयर और अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड करेंगे, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर में, फूड में, फर्टिलाइजर्स में, और रिफ्रेन करेंगे कि एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस ना डालें। This, as we have pointed out, is a declaration of 83 paragraphs. It has a lot of content. There are a lot of subjects which have been covered, some of which we have spoken about. But obviously, because of the ongoing conflict, the strong views about it, considerable time was spent, especially in the last few days, in regard to geopolitical issues, which really centered around the war in Ukraine. एक और डिक्लेरेशन है that all members and people watching this video will subscribe to Goila School of Finance. ये तो जोक है, बट अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना और आप लाइक बटन दबाओगे तो we will really appreciate it. सिक्स पॉइंट आता है क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी has been a major debate among all the countries और इसका एक फ्रेमवर्क बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए फॉर्म हुआ है क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, CARF। बेसिकली ये एक टेम्पलेट बनेगा जो मेक श्योर करेगा कि कोई टैक्स एवेड ना करे और क्रिप्टो के फॉर्म में कोई अनअकाउंटेड वेल्थ इकट्ठा ना करे, मतलब एवरीथिंग शुड बी अकाउंटेबल फॉर। Laying the building blocks for a globally coordinated and comprehensive policy and regulatory framework for crypto assets. The global push for clearer policies on crypto assets has gained momentum. और गीता गोपीनाथ जो IMF की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो ये बोल रही हैं कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं है कि इसको रेगुलेट करना है, कॉन्सेप्ट ये भी है कि मैक्रो फाइनेंशियल जो कॉन्सिक्वेंसेस जो हो सकते हैं उनको अंडरस्टैंड करना और उनको कंट्रोल में रखना कि वो हद से बाहर ना चले जाए। सबसे पहले आता है मॉनेटरी इश्यूज, जो की प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई भी कंट्री बिटकॉइन या कोई और क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज ना करे, बिकॉज अगर वो लीगलाइज हो गया, अगर वो लीगल टेंडर हो गया तो उस देश की जो खुद की करेंसी है ना, उसकी खुद की वैल्यू कुछ रहेगी नहीं, सिग्निफिकेंस रहेगी नहीं। टू अवॉइड दिस क्रिप्टो को लीगलाइज मत करो। और उसके बाद एजेंडा आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। गाइडलाइंस ये बोलती हैं कि क्रिप्टो एसेट्स के लिए देयर बी प्रॉपर लाइसेंसिंग, देयर बी प्रॉपर रेगुलेशन। तो होगा क्या, अनकंट्रोल एक्टिविटीज हैं जो रिस्क हैं उसको कम कर पाए। बट अगेन दूसरी साइड से डिबेट ये आता, क्रिप्टो करेंसी का जो एक एडवांटेज था, वो क्या एडवांटेज था कि ये सेंट्रलाइज नहीं है। तो आप देख रहे हो अभी हम किस जोन में हैं जहां दुनिया और वर्ल्ड गवर्नमेंट्स दे वांट क्रिप्टो करेंसी। देयर इज नो टॉक ऑफ बैनिंग क्रिप्टो करेंसी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट दे वांट टू फाइंड अ मीडियम टू इट जो अभी भी इन टॉक्स ही है। और उम्मीद ये है दैट बाय 2027 हमें इसमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। बट जिन चीजों की क्लैरिटी हमको मिल गई है वो है कि रेलवे सेक्टर, शुगर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और लॉजिस्टिक्स, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा ही माउथ वाटरिंग है स्पेसिफिकली फॉर इन्वेस्टर्स। तो गोयला आपके लिए इन सब पे एक एक करके वीडियो बनाने वाला है, तो उसमें टेंशन आप बिल्कुल भी मत लेना। और अगर इस समिट से प्राउड हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना मेरा भारत महान।